नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी आने वाले चुनाव की तैयारी में सुपर फास्ट स्पीड से जुट गई है। एक तरफ जहां घर को ठीक किया जा रहा है तो वहीं बिछड़े साथियों को मनाया भी जा रहा है। संगठन और सरकार में फेरबदल की जरूरत हो तो उसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। पार्टी एक एक कर उन सभी बिंदुओं पर फोकस कर रही है जो उसके मिशन 24 में रोड़े अटका सकते हों। सरकार और पार्टी के बीच तालमेल दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्रियों को कहा जा रहा है कि गवर्नेंस के मुद्दे पर ध्यान दें। चुनावी राज्यों में संगठन और सरकार के कील कांटे ठीक किए जा रहे हैं। कर्नाटक की हार ने पार्टी को कई सबक दिए हैं, अब उन पर अमल करने की तैयारी है। इसके लिए इसी सप्ताह बीजेपी की 2 दिनों की बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई जा रही है। बताया गया है कि यह बैठक 2 दिनों की होगी, 11 और 12 जून को। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहेंगे। इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने 28 मई को, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उस दिन सभी बीजेपी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। शाह, नड्डा और बीएल संतोष की पिछले 3 दिनों में दिल्ली में लंबी लंबी बैठकें हुई हैं। कई महासचिवों की जिम्मेदारी और कुछ राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा भी लगातार की जा रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार के कैबिनेट फेरबदल की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन में फेरबदल किया जा सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब तक एक ही बार मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है और मंत्रिपरिषद में, जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी यह संख्या पीएम नरेंद्र मोदी को मिलाकर 76 है। मौजूदा मंत्रिमंडल में 28 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनमें 15 ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय है। तो उनके काम का बोझ हल्का होगा या नहीं, इस पर भी चर्चा है। क्या कुछ मंत्री सरकार से पार्टी में भेजे जाएंगे, कुछ पार्टी से सरकार में आएंगे, ये सारी बातें हैं। साथ ही कुछ ऐसे सहयोगी दल भी हैं जो कैबिनेट में जगह पाने की उम्मीद काफी लंबे समय से लगाए हुए हैं। इनमें शिवसेना, शिंदे गुट की नुमाइंदगी की चर्चा भी लंबे समय से हो रही है। चिराग पासवान, जो लगातार बीजेपी के लिए सॉफ्ट हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह देने की बात हो रही है। उधर एआईएडीएमके भी कैबिनेट में जगह चाहती है, क्या उनको भी जगह मिलेगी अगर फेरबदल होता है? सारे सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। इसी तरह बीजेपी का जो संगठन है उसमें भी राज्यों के प्रभारियों और कुछ प्रदेश अध्यक्षों में बदलाव की सुगबुगाहट चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के संविधान के अनुसार पार्टी में अधिकतम 13 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव और 1 महासचिव संगठन तथा 15 सचिव हो सकते हैं। अभी की अगर बात करें तो बीजेपी में 12 उपाध्यक्ष हैं, 9 महासचिव हैं और 13 सचिव हैं। यानी उपाध्यक्ष का 1 और सचिव के 2 पद फिलहाल खाली हैं अगर इन्हें भरना हो तो। और वैसे भी महासचिवों की जो जिम्मेदारी है उसमें एक रूपता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सुनील बंसल बीजेपी के सबसे ताकतवर महासचिव हैं। उन्हें 3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इन 3 राज्यों का प्रभार उन्हें दिया गया है। लेकिन ऐसे 2 अन्य महासचिव हैं जिनके पास भी इनमें से 2 राज्यों का प्रभार है। तरुण चुग, उनकी अगर हम बात करें तो उनके पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ तेलंगाना का भी प्रभार है, जो सुनील बंसल के पास भी है। और वहीं डी पुरंदेश्वरी के पास उड़ीसा का प्रभार है, जो भी बंसल के पास है। तो इस तरह से 3 महासचिवों के पास ये 3 अलग अलग राज्य हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे महासचिव है जिनके पास कोई राज्य का प्रभार नहीं है। दिलीप सैकिया, उन्हें अरुणाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। सीटी रवि, जो भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हारे, वो 3 महत्वपूर्ण राज्यों गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी है। अरुण सिंह कर्नाटक और राजस्थान के जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और साथ ही दुष्यंत कुमार गौतम जो है वो उत्तराखंड के प्रभारी हैं। इसके साथ साथ एनडीए के विस्तार की चर्चा भी लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही है। हम भी आपको इस बारे में लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू अमित शाह और जेपी नड्डा से दिल्ली में मिल चुके हैं। जनता दल सेक्युलर भी बीजेपी के प्रति नरमी दिखा रही है। उधर अकाली दल भी बीजेपी के साथ जाने को तैयार दिखाई दे रही है। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की वापसी की चर्चा भी की जा रही है और वहीं बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस में सुलह की बात भी की जा रही है। साथ ही बीजेपी इन दिनों पूरे 1 महीने का देश भर में महासंपर्क अभियान भी चला रही है। ये मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर चलाया जा रहा है। इसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को के बारे में आम लोगों को बताया जा रहा है। देश भर में जनसभाएं हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस सिलसिले में 11 तारीख को आंध्र प्रदेश जा सकते हैं और देश भर में बड़े नेता टिफिन पर चर्चा कर
कार्यकर्ताओं से जीवंत संवाद कर रहे हैं। तो ये सारा बीजेपी का ब्लूप्रिंट है जिस पर लगातार काफी तेजी के साथ काम हो रहा है। तो ये एक सामान्य बात है या फिर कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी ने कदम उठाए हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप इसे किस तरह से देखते हैं, जो हमने पूरा ब्लूप्रिंट बताया है, जिस तरह की तेजी बीजेपी में दिखाई दे रही है, ये एक आम बात है या कर्नाटक चुनाव के चलते कई सीख बीजेपी ने ली है? नहीं, दोनों बातें। देखिए, आपने जो पूरा विस्तार से बताया है, उसको देखते हुए पार्टी अपनी पूरी चुनावी मशीनरी और संगठन की मशीनरी को एक तरह से पुनर्गठित करना चाहती है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए। एक ऐसा जो है धारणा बन रही थी कि एक जड़ता आ गई पार्टी में, जिस तरह से और जिस तेजी से और जिस उत्साह के साथ काम होना चाहिए उस तरह से नहीं होता। कर्नाटक ने एक तरह से वेकअप कॉल की तरह कर्नाटक की हार आई है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब तक कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी है, जब तक जीतती रहती है तब तक कमियां दिखाई नहीं देती। कमियां दिखाई देती हैं जब हार होती है। तो ये अलग बात है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी कमी भी हार में बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो इसलिए जो है, इस दृष्टि से भी जो है पार्टी देखने की कोशिश कर रही है। तो सरकार और संगठन में बदलाव और दोनों में पहले से बेहतर तालमेल, इसकी कोशिश हो रही है। उसके अलावा आप देखिए तो जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हुए हैं, आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और अब उसी मोड में वो एक्शन में आए हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जेपी नड्डा पर भरोसा थोड़ा सा कम हुआ है। शायद पार्टी को लग रहा है कि उन्हें जितना प्रोएक्टिव होना चाहिए था वो शायद नहीं रहे, और खास तौर से हिमाचल की हार की वजह से उनका पक्ष थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है। तो जो बात कर्नाटक की आप कर रहे हैं प्रदीप जी, उसके बाद ये भी बात सामने आई थी कि चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, अब इन राज्यों में बीजेपी अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं इनको महत्व देगी। केवल पीएम मोदी का चेहरा ही या हिंदुत्व ही ये काफी नहीं है, आपको और भी चीजें, और भी फैक्टर आपको लाने होंगे। बिल्कुल। देखिए, एक बात मतदाता लगातार बीजेपी को बता रहा है कि भाई राष्ट्रीय चुनाव यानी लोकसभा चुनाव अलग मुद्दा है और विधानसभा का यानी राज्य का चुनाव अलग मुद्दा है। आप देखिए कि 14 के बाद से लगातार बीजेपी को लोकसभा में जो वोट मिलता है वही वोट प्रतिशत राज्य के विधानसभा चुनाव में उस राज्य में नहीं मिलता। 5 से 15% का वोट परसेंटेज का डिफरेंस होता है। क्यों होता है? वो स्टेट लीडरशिप की कमी की वजह से, जहां सरकार है उस सरकार के कामकाज में कमी की वजह से। कर्नाटक का उदाहरण सामने है। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में जहां भी सरकार है बीजेपी की, डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन अगर एक ही इंजन चलेगा तो वही हश्र होगा जो कर्नाटक का हुआ। बिल्कुल। तो गवर्नेंस के मुद्दे पर जरा भी लापरवाही, कोताही मतदाता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल प्रदीप जी, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, 23 तारीख को पटना में विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा होने जा रहा है, राहुल गांधी भी वहां रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे, राहुल और ममता आमने सामने रहेंगे, ये भी एक बात है। क्या ये सब भी गतिविधियां जो विपक्षी खेमे में हो रही है, इस पर भी बीजेपी की नजर है? और जो ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि अगर ये पार्टियां एक होती हैं तो इसका क्या असर 24 में हो सकता है? नहीं अखिलेश जी, देखिए मुझे तो लगता है कि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है क्षेत्रीय दलों पर, क्योंकि कांग्रेस का विस्तार होगा, कांग्रेस बढ़ेगी तो क्षेत्रीय दल सिकुड़ेंगे। आखिर पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो जाहिर है कि वो ममता बनर्जी का, टीएमसी का वोट कुछ न कुछ तो लेकर जाएगी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका नुकसान जो है अखिलेश यादव को ज्यादा होने की उम्मीद है। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये कांग्रेस का वोट लेकर ही इतने बड़े बने। तो अब अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है या मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है तो उसका सबसे बड़ा असर क्षेत्रीय दलों पर पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम एकता तो चाहते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारे अलावा बीजेपी के खिलाफ कोई ना लड़े। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में हमको जिम्मा दे दीजिए, बाकी लोग यहाँ ना आए। तो ये एकता की दृष्टि से मुझे लगता है जितनी पार्टियां अभी कांग्रेस के साथ किसी न किसी राज्य में गठबंधन में हैं, उनका साथ रहना तो पक्का है।
बाकी के लिए ये सीट एडजस्टमेंट, कौन कितना लड़ेगा, कौन अपने अपने हिस्से में से किसको कितना देने को तैयार होता है, इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, एक संक्षिप्त जवाब आपसे चाहूंगा प्रदीप जी जाने से पहले कि जिस तरह से ये पुराने साथियों को बीजेपी लाने का प्रयास कर रही है और पीएम मोदी का 28 तारीख को बीजेपी सीएम डिप्टी सीएम की मीटिंग में ये कहना कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय भावना है, बीजेपी उनके साथ है और एनडीए के भी 25 साल पूरे हो चुके हैं, ये सब क्या संकेत दे रहा है? क्या बीजेपी अपनी ताकत इसलिए मजबूत करना चाहती है कि उसको लगता है कि शायद 24 में इसकी जरूरत पड़े? दोनों बातें हैं। देखिए, 24 में जरूरत भी है और उसके अलावा ये भी बीजेपी धारणा नहीं बनने देना चाहती विपक्षी एकता के मद्देनजर कि वो क्षेत्रीय दलों से परहेज करती है या क्षेत्रीय दलों के विरोध में, क्योंकि उसके पास सबसे पुराना गठबंधन का जो संगठन है एनडीए, वो भारतीय जनता पार्टी के पास 25 साल ऐसा गठबंधन कोई नहीं चला इससे पहले। तो बीजेपी उसको शोकेस करना चाहती है अपनी उपलब्धि के रूप में और अपना दायरा भी बढ़ाना चाहती है, नए साथियों को भी जोड़ना चाहती है। जी, शुक्रिया आपका प्रदीप जी विस्तार से समझाने के लिए कि बीजेपी का जो ब्लूप्रिंट है वो जमीन पर कितना कारगर होगा और आखिर ये ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ रही है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। प्रयागराज में कुछ साल पहले अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर योगी सरकार ने गरीबों के लिए फ्लैट बनवा दिए हैं। 1731 वर्ग मीटर जमीन पर कुल 76 फ्लैट बनकर तैयार हैं। भगवा रंग वाले इन फ्लैट्स के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, यानी एक फ्लैट के लिए 80 दावेदार हैं। कल लॉटरी सिस्टम से इन्हें आवंटित किया जाएगा। लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपने के लिए एक समारोह भी आयोजित करने की योजना है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2021 में प्रयागराज के लूकरगंज में इस योजना के लिए भूमि पूजन किया था। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।